जय हिंद। आरपीएस इंडिया पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीटेट 2021 का कुछ एमसी क्विज करेंगे और यह मेरा 1000 एमसी क्विज का टारगेट रहेगा जो आपके अगले 3 से 4 दिन में इसको कराया जाएगा। और एक से एक सेट इम्पोर्टेंट है जो हाथ से लिखा हुआ सेट है, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि और बेल आइकन को मतलब ऑल वाला बेल आइकन जो होता है इस पर क्लिक करना है ताकि जितना सारा नोटिफिकेशन होगा आपको मिलेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे चलेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस अवस्था में जो बच्चे हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब बच्चा जो है अपने समूह जो है उसका सक्रिय सदस्य कब बनना चाहता है, यानी कि अपने टीम का कैप्टन कब वो बनना चाहता है। तो वह जो अवस्था होता है माय डियर फ्रेंड, यह अवस्था आपका किशोरा अवस्था होता है। यह अवस्था कौन सा होता है, तो यह अवस्था आपका किशोरा अवस्था होता है। ऑप्शन दिया हुआ था किशोरा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, पूरी बाल अवस्था और बाल्यावस्था। तो किशोरा अवस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश 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 काल है। यानी कि क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि भाषा विकास करना है एक बच्चा में, तो कौन सा काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा काल जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कम महत्वपूर्ण है, सेकेंड ऑप्शन है अहम महत्वपूर्ण है और थर्ड ऑप्शन है अति संवेदनशील है। यानी भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है अति संवेदनशील है, यानी कि प्रारंभिक बचपन में ही बालक जो है भाषा को मतलब सीखता है और यह अवस्था जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। यानी कि बच्चे को भाषा विकास करना है, बच्चे में भाषा किस समय में डेवलप्ड होगा, कौन सा ऐसा समय है जिसमें बच्चों का भाषा जो है डेवलप्ड होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है मध्यकाल का अवस्था, यानी कि मध्यकाल जन्म के कुछ दिन के बाद का अवस्था होगा। सेकेंड ऑप्शन है वयस्क काल अवस्था, यानी कि वयस्क आप लोग समझते ही हैं कि बालक से थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि वयस्क काल में होगा। और थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन का समय और फोर्थ ऑप्शन है जन्म से पूर्व का समय। तो इसमें कौन सा होगा, प्रारंभिक बचपन। यानी कि प्रारंभिक बचपन जो होगा माय डियर फ्रेंड, ये प्रारंभिक बचपन जो है यह भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील समय है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा किसने कहा है कि बच्चों में जन्मजात जो है भाषा सीखने की योग्यता होती है, ऐसा किसने कहा है। तो ऑप्शन है पॉवलोव ने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है और पियाजे ने कहा है। तो किसने कहा है कि बच्चों में जो है भाषा सीखने का जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने कहा है। तो आपका होगा चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में जो है भाषा जन्मजात होती है, बच्चों जो है जन्मजात ही भाषा सीखते हैं। और ये किसका कथन है, तो यह कथन चॉम्स्की का है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है 2005 का उद्धरण निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सभ्यता और प्रगति से हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है गीतांजलि से हुआ है, थर्ड ऑप्शन है गोदान से हुआ है और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी से हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभ्यता और प्रगति से जो है इसका मतलब विकास हुआ है। सभ्यता और प्रगति से जो है उसका विकास हुआ है। किसका, एनसीएफ 2005 का उद्धरण
सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति से हुआ है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे हम लोग क्यूज, क्योंकि हम 1000 क्वेश्चन का टारगेट किए हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये अभी नया है कुछ इस तरह से, तो हम ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। और बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है सभी हम कंटेंट जमा किए हैं और आप लोगों के लिए लाए हैं। आप इस यहाँ से क्वेश्चन को कर लेंगे या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, फिर बाद में आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए किया जा रहा है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच क्या है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 अवस्था में है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड में है संवेदी गतिक अवस्था, थर्ड में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर होगा पूर्व, यानी थर्ड नंबर होगा, आंसर नंबर इसका थर्ड होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश 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 में भिन्न होता है बजाय। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट में है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, और फोर्थ में है 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा आपका 7 से 11 वर्ष इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या है, मध्य बचपन अवधि है। क्या है क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि है। देखेंगे ऑप्शन कौन, ऑप्शन है 10 वर्ष बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, और 6 से 11 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि बच्चे के विकास को प्रभावित इनमें से कौन सा कारक करता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्णबलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, और अनुकरण। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा आंसर, आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका होगा आंसर थर्ड। आप लोग फिर से आगे पीछे करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में है राम पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है। क्या है, राम पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है, वह डैश 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 से ग्रस्त है, यानी किस से ग्रस्त है। तो ये आपके एग्जाम में इस तरह से एक क्वेश्चन बनता ही है। अफेजिया, फर्स्ट है अफेजिया, सेकेंड है डिसलेक्सिया, और थर्ड है डिस्ग्राफिया, फोर्थ है आपका ये सभी। तो यह जो है डिसलेक्सिया, ये क्या है, तो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। आगे चलेंगे हम लोग। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन है फर्स्ट में सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप और भाषा। तो ये इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। तो चारों में से कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड नंबर।
थर्ड में क्या है, डर जो है एक संवेग होता है, डर एक संवेग है। आगे चलेंगे क्वेश्चन हम लोग 14 पे। 14 में क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है सत्तावादी, सेकेंड ऑप्शन है अधिनायिक, और थर्ड है अनुमतिपरक, और फोर्थ है सुविधादाता। तो माय डियर, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का जो भूमिका होता है वो क्या होता है, सुविधादाता, यानी कि इसका आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सा एक सिखाने के लिए प्रमुख है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक सिखाने के लिए प्रमुख है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, थर्ड है अर्थ निर्माण, नहीं सेकेंड है अर्थ निर्माण, थर्ड है अनुबंधन, और फोर्थ है रट कर या याद करके। तो सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सिखाने के लिए समक्ष बनाती है। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सिखाने के लिए, यानी कि हम लोगों को बच्चों को सिखाना है तो कौन से गतिविधि का प्रयोग करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे या संवाद देंगे या व्याख्यान करेंगे या निर्देश देंगे। तो माय डियर, बच्चों को क्लास में आप व्याख्यान दोगे, यानी कि किसी टॉपिक पे आप लोग लेक्चर दोगे, तो वह जो है अच्छा रहेगा उस क्लास के लिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत है जो निम्न में से किस पर बल देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ 4। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया, थर्ड है लिंग प्रस्तुत स्तर, और फोर्थ है उद्यम के मुकाबले हीनतार स्वर पे। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, वो आप देख लेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, और प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण योग्यताओं पे, या शिक्षार्थियों में अनुबंधन कौशल। इसका एक एक ऑप्शन देखेंगे आप, पॉज करके एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका 3rd नंबर हो जाएगा, जो 3rd में दिया हुआ है क्या, तो प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण योग्यताओं पर, जो इसका है 3rd नंबर आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग, आगे है 19वें क्वेश्चन कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि इतना अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इससे आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों, यदि आपको 19 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, दिन हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डैश डैश डैश। तो इसमें क्या है, शारीरिक रूप से है ना, शारीरिक यानी कि फिजिकल। तो ये आपका ऑप्शन है डिसग्राफिया, डिसथीमिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो इसका जैसे ही शारीरिक रूप से क्वेश्चन आए तो इसका होता है डिसग्राफिया, ठीक है। इसका फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 में क्या है, एक समावेशी कक्षा में बच्चों अधिकतर गलतियां करते हैं, ठीक है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, या इनमें सभी में। तो ये जो है सभी में कर सकते हैं, मतलब कि लिखने में भी कर सकते हैं और पढ़ने में भी कर सकते हैं और बोलने में। तो इसका आंसर सभी हम लोग लगा सकते हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे, तो ऑप्शन है फर्स्ट क्या, स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देने से होता है, या ये तीनों में से होता है। तो नहीं, बच्चे का जो स्वयं का अनुभव होता है ना, वो कोई भी काम को स्वयं करेगा तो उसे अधिक से अधिक अनुभव होगा। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में क्या है, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है, यानी चॉम्स्की जो है,
चॉम्स्की इसका जो विकास सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फर्स्ट है संज्ञान पर, भाषा पर, और थर्ड है नैतिक पर, और फोर्थ है समाज पे। तो इसका हो जाएगा भाषा पर जो है इसका आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 × 4 3 × 4 को 3 + 4 समझता है, तो वह किस प्रकार से प्रीत है? तो जैसे हम बोले थे कि डिस्ग्राफिया होगा तो शरीर से होगा, और ये देखिए डिस्ग्राफिया इसमें क्या है? डिस्प्रेक्सिया, तो ये नहीं होगा, डिस्कैलकुलिया। तो जैसे मैथ टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डिस्कैलकुलिया, यानी कि इसका सेकेंड ही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 25 में, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोवृत्ति में परिवर्तन, सेकेंड है व्यवहार में परिवर्तन, थर्ड है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, और इसका है अनुभूति परिवर्तन से। इसका क्या हो जाएगा? तो थर्ड में हो जाएगा सीखना से क्या तात्पर्य होता है? तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे 26 में क्या है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कितने प्रकार का होता है? तो अभिप्रेरणा क्या है? दो होगा अभिप्रेरणा, एक बाह्य एक अंतर। तो ये ऑप्शन है 8, 4, 2 और 3। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत कितने प्रकार का होता है? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत 2 प्रकार के होता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, या क्वेश्चन पूछेगा आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदानुक्रम कर्मिक का सिद्धांत किसने दिया, या आपसे पूछ सकता है कि आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ सिगमंड फ्रायड ने दिया, मोसले ने दिया, कोहलबर्ग ने दिया और पियाजे ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोसले ने दिया था अभिप्रेरणा या आवश्यकता या पदानुक्रमक या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। ये जो है चारों के चारों सिद्धांत मोसले ने दिया था। आगे चलेंगे 28 नंबर पे कि आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है वाइगोत्स्की ने दिया, मोसले ने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया और RS ने दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर सिगमंड फ्रायड ने जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा 2 प्रकार का, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था, और बाह्य का मोसले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस काल को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? किस काल को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो ऑप्शन है बाल्यकाल, शैशव काल, युवा काल। तो ये बाल्यकाल, इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा कि बाल्यकाल को जो है जीवन का अनोखा काल माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि NCERT की स्थापना कब हुआ? तो NCERT का कभी काल आपको फुल फॉर्म पूछेगा। तो NCERT का जो स्थापना होता है हुआ था, ऑप्शन है 1961, 1964, 1970, 2005। तो ये आपका हो जाएगा 1961, फर्स्ट ही हो जाएगा उसका फर्स्ट नंबर। 1961 में NCERT का स्थापना। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है NCERT की स्थापना, फुल फॉर्म। यदि हम बात करें CBSE, तो CBSE की स्थापना कब हुआ था? 1927, 1929, 2009, 2005। तो 1929 में जो है CBSE की स्थापना हुआ था। SCERT की स्थापना कब हुआ? तो SCERT की स्थापना आपका फर्स्ट में है 1981, 1930, 1919, 2005। तो SCERT की स्थापना आपका ये 1981 में हुआ था। अब है ये SSA। तो SSA क्या है? सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002-1 में, 2003-5 में, 2005-6 में, 2009 में। तो ये आपका उसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा 2001 में, या जो है 2002-1 में लागू हुआ था। मिड डे मील योजना कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ 1993 में, 1995 में, 2002 में और 2009 में। तो आपका मिड डे मील योजना जो लागू हुआ था ये 1995 में लागू हुआ था, और सबसे पहले तमिलनाडु में जो है वो लागू किया था। क्वेश्चन यहाँ पे है ही कि मिड डे मील योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। माय डियर, ये पूरा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, शुरू से अंत तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और देन हम आगे इसका 1000 मेरा टारगेट है खुद से लिखा हुआ नोट्स, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और तभी हम आपको सेकेंड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। RPS इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग
पेडोलॉजी का पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें लगभग 35 क्वेश्चन दिया गया है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग उसको जाके देखेंगे, देन सेकेंड आप पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगा। तो जैसे कि ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता के रूप में मान लो, सेकेंड है सुगमकर्ता के रूप में, थर्ड है निर्देशक के रूप में, और फोर्थ है तालमेल बैठाने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा, सुगमकर्ता के रूप में। यानी कि शिक्षक जो है सिर्फ रास्ता देते हैं, बाकी काम बच्चा कर लेते हैं। आगे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि तर्क के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह किस प्रकार की सोच है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि कोई भी बच्चा तर्क के आधार पर सोच रहा है। यदि कोई भी बच्चा तर्क के आधार पर सोचने लगे तो यह किस कैटेगरी में आएगा। हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उच्च प्रकार का, और सेकेंड दिया हुआ है निम्न प्रकार का, और थर्ड दिया हुआ है अनुकरण, और फोर्थ दिया हुआ है इनमें सभी। तो ये कौन सा होगा, तो आपका ये हो जाएगा, इसका फर्स्ट ही हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट ही आंसर जो है ये हो जाएगा कि ये बच्चा जो है उच्च प्रकार का होगा। उच्च प्रकार के बच्चा जो है कुछ इस तरह से कर सकता है, यानी कि तर्क के आधार पर सोचेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है। यानी कि बुद्धि के जो दो कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो आपका ऑप्शन है स्फीयरमैन ने दिया है, थर्स्टन ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, या गेने ने दिया है। तो ये जो है भाई, ये जो है आपका इसका फर्स्ट ही आंसर होगा कि स्फीयरमैन जो है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्फीयरमैन ने दिया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, अब यह है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। उससे ऊपर था कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, तो हम लोग याद रखेंगे स्फीयरमैन ने दिया था। जबकि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि के बहुत कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मैकडूगल, सेकेंड है टर्मन, और थर्ड में है थर्स्टन, और फोर्थ में है वर्ट। तो इसका क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। थर्स्टन ने जो है इसका मतलब बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसने बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बीने ने किया था, और ब्लूम ने किया था, गाल्टन ने किया था, और गार्डनर ने किया था। तो क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, गार्डनर ने किया था। आप लोग वीडियो के पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, या वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके आप लोग रिपीट कर लेंगे, देन आपको यह याद हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बुद्धि के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक थे। यानी कि बुद्धि के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है कोटल थे, थर्नडाइक थे, और यह है वर्नल थे, और स्किनर थे। तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा कि बुद्धि के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक जो थे वो केटल थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणीय है। यानी कि भाषा और विचार के संबंध की जो चर्चा होती है इसमें कौन सा साइंटिस्ट जो है अग्रणीय है। ऑप्शन फर्स्ट में है पियाजे, सेकेंड में है स्किनर, थर्ड में है चॉम्स्की, और फोर्थ में है वाइगोट्स्की। तो भाषा से जैसे क्वेश्चन आए और ऑप्शन में लगभग चॉम्स्की मिले तो आंख बंद करके चॉम्स्की मारना है। यानी भाषा और विचार के संबंध की चर्चा जो है चॉम्स्की द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर। ठीक है, आप लोग लगा लेंगे थर्ड नंबर। आगे चलेंगे। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने बोला है कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। यह किसने बोला है, तो यह आपका वही स्किनर साहब ने बोले हैं। इसका क्या होगा, स्किनर हो जाएगा, नहीं चॉम्स्की हो जाएगा। इसका क्या होगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका चॉम्स्की, यानी कि इसका सेकेंड हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन में हम लोग 9 पे चलते हैं। 9 में क्या है,
बच्चे अपने समाज, सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यह किसका विचार है? बच्चे जो है अपने समाज यानी कि अपने वातावरण, कोई भी बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से ही मतलब जो है भाषा ग्रहण करते हैं। यानी बहुत सारे नॉलेज जो है अपने आसपास के वातावरण, अपने परिवार के, अब उसका परिवार कैसा है, अपने परिवार का अनुकरण से वो बहुत कुछ सीखता है। तो यह ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो है अपने समाज, सांस्कृतिक और परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यह किसका देन है? यह चॉम्स्की का है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा लेट होगा ही। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा सिद्धांतकार, इनमें से मान लो कौन सा साइंटिस्ट यह मतलब महसूस करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करता है, यानी कि वो जो है बहुत अधिक परिश्रमी करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेंडूरा, सेकेंड है मोसले, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है पियाजे। तो इसका क्या होगा? मोसले जो है इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन है मैकडूगल ने, हल ने, स्किनर ने और RS ने। तो ये जो है मैकडूगल जो है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका फर्स्ट ऑप्शन है मैकडूगल, सेकेंड ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, थर्ड ऑप्शन है मोसले और फोर्थ है पियाजे। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है माय डियर ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा है? तो हम बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि अभिप्रेरणा दो प्रकार के होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा होगा? ऑप्शन दिया भूख, प्यास, नींद, प्यार और काम। सेकेंड है रुचि, इच्छा, इसके बाद क्या है अकस्मात, इसके बाद सामाजिक, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, और थर्ड में है ये दोनों, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रहा है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगा? जैसे भूख, भूख क्या है? एक प्रकार का आंतरिक अभिप्रेरणा है, कुछ भी हो जाए भूख तो लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद आएगा ही। तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, इसको फर्स्ट मारेगा। आंतरिक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, नींद, प्यार ये सब जो है आएगा आपका, उसको फर्स्ट लगाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है कि अब देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? इसमें फर्स्ट में है भूख और पुरस्कार। तो उसमें भूख तो क्या है? आंतरिक है, और पुरस्कार तो पुरस्कार बाह्य है, लेकिन दोनों है तो गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे प्यार, तो ये भी नहीं होगा, पुरस्कार हाँ तो थर्ड हो जाएगा। इसका जो है थर्ड लगाएंगे, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? तो पुरस्कार जो है एक प्रकार का बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है ना, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है कि बच्चे को पुरस्कार देंगे तो बच्चे क्या कहता है अधिक पढ़ेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि हम तुमको ये देंगे, टॉफी देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? किस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है? किस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है? आपका दिया हुआ आंतरिक अभिप्रेरणा, मनोविश्लेषण, अभिप्रेरणा और बेंडूरा। तो इसका क्या होगा? इसका सेकेंड नंबर हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत में जो है मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है, सेकेंड होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि फ्राइड ने व्यक्तिगत को कितने भागों में बांटा है? तो फ्राइड जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? ईड था ना, इसमें 3 भाग में बांटा था, सुपर ईग इस पर से। इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 जो है इससे एक ना एक, एनसीएफ से तो पूरा सीटेट में 3-4 क्वेश्चन आता ही माय डियर। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, समस्या हल स्वयं करने पर या शिल्पकार। तो इसमें से क्या होगा? इसका सभी, इसमें से सभी इसका आंसर होगा, यानी कि करके सीखेंगे या समस्या हल स्वयं करेंगे। तो यह जो है अच्छी बात है, तो इसका 4 नंबर होगा, सभी होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करता है।
यह किसका देन है? यह किसने बोला है कि भाई बच्चे जो है अपनी समझ का सृजन स्वयं करता है? तो ऑप्शन दिया है जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे का कहना है, ये जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है अपनी समझ का सृजन स्वयं करता है। तो इसका फर्स्ट आंसर लगाएंगे, इसका फर्स्ट ही होगा, आप लोग फर्स्ट लगा लेंगे, फर्स्ट ही होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की और स्किनर। तो जैसे आपको क्वेश्चन में क्या है? संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक यदि क्वेश्चन में लिखा हो तो लगभग आपका पियाजे आंसर होगा। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा, यानी कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार से ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या है? निम्न में से कौन सा विधि छोटे बच्चों के लिए है? यानी कि निम्न में से कौन सा विधि जो है छोटे बच्चे के लिए? तो ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, ये दोनों। तो आगमन विधि जो है ना, ये छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, आगमन विधि ये छोटे बच्चे के लिए है। वैसे मैं आगमन और निगमन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो ये आपका आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में क्या है? बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, ऐसा किसने कहा है कि बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से भिन्न होता है? तो ऑप्शन दिया है पियाजे ने कहा है, स्किनर ने कहा है, होमर ने कहा है और हल ने कहा है। तो इसका क्या होगा? पियाजे जो है ऐसा कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन है वयस्क से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। बच्चे सीखते हैं वयस्क और समवयस्क के अंतःक्रिया से, ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है, वाइगोट्स्की ने कहा है या हाल ने कहा है? तो ये पियाजे का कहना है कि बच्चे जो है वयस्क और समवयस्क के अंतःक्रिया से ही सीखता है। बच्चे जो है वयस्क यानी कि अपने आसपास के भाई, चाचा, चाची जो भी है उससे वो जो करते हैं उसी का अनुक्रिया करते हैं। ये ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा जीन पियाजे जी का कहना है। हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या है कि ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? ज्यामितीय स्तर, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन दिया हुआ कोहलबर्ग ने दिया था, वेन हीले ने दिया था, पियाजे ने दिया था या रस ने दिया था। तो माय डियर, जैसे ज्यामितीय स्तर की बात करें तो यह जो है बेन हीले के दिया हुआ थ्योरी है, यानी कि ज्यामितीय स्तर का स्थान किसने दिया था? तो बेन हीले ने दिया था। देखिए आगे क्वेश्चन है इसी पे। बेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो स्टूडेंट यानी कि जो छात्र आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे हैं, यानी कि अब बेन हीले के अनुसार यदि कोई बच्चा जो है आकृति को क्या करता है, यानी कि मतलब जैसे स्क्वायर है तो वो स्क्वायर को समझता है कि ये स्क्वायर है। जैसे कि जैसे मान लो कि ये क्या है? सर्कल है, तो बताता है कि ये सर्कल है, ये दिखाता है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो इस प्रकार से ये जो है बेन किसके अनुसार से, ये जो है आपका बेन हीले के अनुसार से ये स्तर 0 मानसिक चित्रण होगा, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 छात्र को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। ज्यामितीय सोच के बेन हीले के स्तर के अनुसार छात्र किस स्तर पे है? तो ये विश्लेषण, दृढ़ता, अनौपचारिक और क्या है? चमुसी। तो यह है अनौपचारिक स्तर का है, इसका थर्ड नंबर आंसर होगा। आगे चलेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, उसको देख लिया जाएगा, उसका ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार जुड़ा हुआ है निरंतरता से, एकीकरण से, परस्पर से, ये सभी। तो नियंत्रणता से, यानी कि वो विकास की प्रक्रिया जो है नियंत्रण चलता रहता है, तो उसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है, यानी कि वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा जो है किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो यह जो है 7 से 11 वर्ष के, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29, वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में अमूर्त रूप से सोचने लगता है। यानी कि अमूर्त रूप क्या, कि बच्चे के मन में कल्पना आ गया कि अच्छा ये जो है ऐसा होगा, मंगल ग्रह जो है इस तरह से होगा, ये जो है फुटबॉल गोल होता है। यानी कि वो जो मतलब अमूर्त, अमूर्त मीन्स का जो वो देखा नहीं है पर उसको सोच रहा है, तो यह किस कौन सा मतलब चरण होगा, कौन सा अवस्था होगा, तो ये जो है भाई ये 11 से ऊपर यानी कि औपचारिक अवस्था होता है, औपचारिक अवस्था होता है 11 से ऊपर। ठीक है, ये पियाजे के अनुसार से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समस्या का निर्माण करते हैं। क्या है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन ऑप्शन दिया कोहलबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का और पावलोव का। तो यह कथन भाई पियाजे का है। पियाजे ही ने बोला था कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होता है, बच्चे जो है वयस्क का अनुकरण करते हैं, बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपने समझ रखता है। तो ये ऐसा कहना किसका है, ऐसा जीन पियाजे का ही कहना है। आगे क्वेश्चन है कि डैश 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 सोच में एक समस्या के रूप में एक बच्चा सॉल्वर बयानों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यह कैसा बच्चा होगा, तो वो तार्किक बच्चा होगा, यानी जो तार्किक रूप से लॉजिक रूप से सोचता है वही होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 अपसारी सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान कराता है। अब अपसारी क्या होता है थोड़ा समझ लो। अपसारी जो होता है ना, जैसे किसी भी समस्या का एक से अधिक हल देना। जैसे मान लो, जैसे हम मान लिए कि हम मान लिए कि 6 हमको आना है, तो कोई बोल रहा है कि 3 2 या 6, ठीक है, और कोई बोल दिया जैसे मान लो क्या 3 तो ये भी 3 कितना होगा 9। तो इस तरह से मतलब कि यदि एक ही आंसर अलग अलग विधि से लाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी सोच। ठीक है, जैसे अपसारी सोच में क्या होता है कि एक ही आंसर को अलग अलग विधि से लाया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी सोच। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है अक्षम, शारीरिक, रचनात्मक और ये सभी। तो क्या कैसा बच्चा होगा, वो बच्चा रचनात्मक होगा जो अलग अलग सोच से आंसर देता होगा। 33 में क्या है, किसके अनुसार विचार पहले आता है जबकि भाषा बाद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके अनुसार विचार पहले आता है जबकि भाषा बाद में। पियाजे के अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार, पावलोव के अनुसार या हल के अनुसार। तो भाई ये जीन पियाजे जी का देन है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे का कहना है कि विचार पहले ही आता है, यानी बच्चा जो है पहले ही सोच ले, कुछ ना कुछ भाव उसके मन में पहले ही आता है, लेकिन भाषा क्या होता है बाद में आता है। लेकिन चॉम्स्की कहता नहीं, पहले भाषा आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है, जब बच्चा अपने अनुभवों के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचता है तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच, अमूर्त सोच, रचनात्मक सोच, ये सभी। तो इसका होगा मूर्त सोच, यानी कि अनुभव के आधार पर कोई काम करेगा तो वो इस चीज को बहुत नजदीक से देखा होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्त सोच। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप थर्ड वीडियो का प्रतीक्षा करेंगे। इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का लास्ट पार्ट देखेंगे, जो आप सीटेट एग्जाम से पहले जरूर इसको देखिएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि अलग अलग मित्रों को इससे लाभ हो। जैसे फर्स्ट है एनिमल, यानी जंतु के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन देखेंगे। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाली स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है सॉरी, यहाँ से क्या है कि इंडियन रोबिन बर्ड, यानी इसे बोलते हैं हम कल्चिरिया, ये जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है और इसके घोंसला में जो है टहनी, ऊन, बाल, रुई आदि जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। कौवा जो है यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होते हैं आदि मतलब मिलते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल जो है अंडा देती है। यानी कौवा का अंडा और कोयल का अंडा लगभग सेम होता है। कोयल जो है चालाक पक्षी होती है, वो आकर के कौवे के घोंसला में अपना अंडा देता है और कौवा ही जो है उसको सेवता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, दार्जिलिंग चिड़िया, यह अपने नोकीले
चोंच से पत्तों में छेद कर सीख कर घोंसला बनाता है। यानी कि दार्जिलिंग चिड़िया जो है ये पत्ते को इकट्ठा करके यानी कि पेड़ में एकत्रित करके उसको सील देता है और उसी में जो है अपना बच्चा देता है। नेक्स्ट देखेंगे बीर पक्षी। बीर पक्षी घोंसला बनाता है, यानी कि बीर पक्षी जो होता है वह नर, जितने सारे नर पक्षी होता है बीर पक्षी में वो घोंसला बनाती हैं और मादा पक्षी घोंसला को चुनकर उसमें जिस उसके जो घोंसला पसंद आता है तो उसी में वो अपना अंडा देती है। ठीक है, आगे चलेंगे। खाकता पक्षी, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता ही है सीट एग्जाम में, देखने कई बार बना हुआ, आप लोग देख लेंगे प्रीवियस ये उठा के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। कांटे के बीच में या मेहंदी में अपना घोंसला बनाता है। खाकता पक्षी जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ घोंसला बनाता है, तो कांटे के बीच में या मेहंदी पर जो है, मेहंदी के पेड़ पर जो है अपना वो घोंसला बनाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या है, गोरैया और कबूतर पक्षी। तो गोरैया आमतौर पर घर में जो है, गोरैया जिसे हम लोग गोरैया जो पक्षी होती है वो आमतौर पर घर में भी कहाँ, अलमारी के पीछे, छत पे, आईने के पीछे वो जो है अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर जो है, कबूतर मकान में या खंडहरों में जो है अपना घोंसला बनाती है और वो वहीं अंडा देती है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बसंत गोरैया पक्षी। तो बसंत गोरैया पक्षी जो है पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर अंडा देती है। ये जो बसंत गोरैया पक्षी है इसको आप लोग देखिएगा कि टक टक की आवाज़ करके वो खोद देती है पेड़ को और वो अपना अंडा जो है उसी में देती है। और मतलब इसका जो चोंच होता है वो बहुत नोकीला होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट में क्या है, शक्करखोरा पक्षी। शक्करखोरा पक्षी जो होता है माय डियर, यह पेड़ पर झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े का जो चिथड़ा होता है उससे वो जो उसका घोंसला होता है आप देखेंगे लटकता रहता है वो मतलब पेड़ पर। तो ये किसका होता है, शक्करखोरा पक्षी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है। आगे चलेंगे। उल्लू, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता ही है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा पक्षी जो है मतलब अपना गर्दन पूरा घुमा लेती है। तो उल्लू जो है अपना गर्दन 360 डिग्री पे यानी कि लगभग पूरे राउंड में घुमा लेती है अपना गर्दन को, लगभग पूरे राउंड में जो है वो अपना गर्दन को घुमा लेती है, पूरे राउंड में अपना गर्दन घुमा लेती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, यह आपका रिवीजन वीडियो है और मैं बहुत प्रयास करके बना रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे एक यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीट को खाता है। भैंस को कीट से छुटकारा मिलता है और बगुला को भोजन मिलता है। तो यह दोनों क्या कहलाता है, तो सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, यह दोनों आपस में सहजीवी कहलाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया उसको देखेंगे ध्यान से। क्या है, पक्षियों के पंख उड़ने सर्दियों गर्मी में से बचने हेतु रूपांतरित होता है। यानी कि पक्षियों का जो पंख होता है वो तो एक तो सर्दी से बचाता है और उसको उड़ने में सहायता प्रदान करता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होता है, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गोरैया, खगता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, ये सब जो है शुतुरमुर्ग, न उड़ने वाला पक्षी, ये सब जो है उड़ने वाला पक्षी है। आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ भी है। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। ठीक है, यानी पक्षियों की जो हड्डी होता है वो खोखली होती है और उसमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँख से अलग अलग चीज़ पर नज़र डालते हैं। पक्षी देखने हेतु अपना गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँख की पुतलियाँ घूमती नहीं हैं। ठीक है, यानी पक्षी जो है एक समय में 2 चीज़ पर अपना नज़र रख सकते हैं, लेकिन उसका जो आँख का पुतली है वो घूमता नहीं है, इसलिए वो गर्दन को घुमाकर ही किसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकता है। यानी कि ऑप्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा मतलब पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखता है, तो चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काली देखता है। ठीक है, जो जानवर रात में जगता है वो जो है किसी भी चीज़ को सफ़ेद या नहीं तो काली दिखाई देगा।
ठीक है, ऐसा मानना है। आगे चलेंगे, जंतु यानी एनिमल पार्ट 2 देखेंगे, इसके बारे में ऊपर में देख चुके थे। आगे चलो, जानवर की विशेषता, ठीक है। हाथियों की विशेषता, हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है। हाथी जो है झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है, ठीक है। केवल 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हाथी झुंड की नेता होती है, यानी कि बुजुर्ग मतलब हथनी जो होता है सबसे बुजुर्ग होती है, और वो जो है वो झुंड की नेता होता है। एक झुंड में 10 से 12 जो है 10 से 12 आपको ये मिलेगा, 10 से 12 हाथी होती है, ठीक है। 10 से 12 हाथी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी है। यानी यहाँ थोड़ा देखेंगे, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, हाथी जो है हमेशा झुंड में, एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहती है, और हाथी में जो है उसका झुंड का नेतृत्व हथनी करती है, ठीक है। और 10 से 12 साल में 10 से 12 साल बाद जो है हाथी झुंड से अलग हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। आगे है सांप की विशेषता। भारत में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होता है, ठीक है। भारत में देखेंगे, वाह, भारत में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होता है। और जैसे कि देखेंगे, ये आपका है नाग, ठीक है, ये नाग है। ये क्या है, ये करेत है। नाग एक करेत है ये, और ये है दुमुहिया, ये दुमुहिया है, और ये है अफाई, ठीक है। तो भारत में जो कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो और हम डाले हैं, उस पर आप लोग उसको देखेंगे। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। अभी जो कोरोना वायरस का जो एंटीडोट बना है वो यही कंपनी बनाई है, ठीक है। आगे चलेंगे, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर कुछ, यानी कि जमीन पर जो कंपन होता है उसके सहारे वो सुनता है, ठीक है। सांप के दांत नोकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है। वो क्या करता है, भोजन को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। देखेंगे जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, भोजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल जाते हैं। बहुत आगे हम लोग आ गए, 1 मिनट आगे आपके लिए बहुत एक पे एक कंटेंट है। कहाँ पे थे, ये सब एक पे एक हम लोग देखेंगे, सब इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे थे हम लोग सांप, ये हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट में क्या है, गिलहरी। गिलहरी की विशेषताएं सॉरी गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते हैं। कहा जाता है कि गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन वह जो है कुतरता है, दांत से किसी चीज़ को काटता है, इसी कारण उसका दांत जो है घिसता रहता है। आगे चलेंगे, स्लॉथ की विशेषता। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, लेकिन वह भालू नहीं है, भालू जैसा जानवर है। यह 18 घंटे तक 17 से 18 घंटे जो है ना वो सोता है, ठीक है। स्लॉथ जो है 17 से 18 घंटे तक सोता है। यह 40 मतलब स्लॉथ जो है 40 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में वो 4 से 6, यहाँ पे थोड़ा गलत है, 4 से 6 नहीं, यहाँ पे 7 से 8 पेड़ की पत्तियाँ खाता है, ठीक है। स्लॉथ जो है पूरे जीवन काल में मात्र 5 से 8 पेड़ की जो पत्तियाँ है जो वो खाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, और स्लॉथ जो है अधिकांश अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, बाघ की विशेषता। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछ के कंपन से माप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, ठीक है। बाघ की विशेषता में बाघ का गुमराहट जो होता है वो 3 किलोमीटर, बाघ जो गरजता है तो वो जो है 3 किलोमीटर तक आप लोगों को सुनाई देगा कम से कम। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि इंसान से 6 गुना। जब आप
इमेजिन कर सकते हैं, आप इतना देखते हैं तो आपसे 6 गुना अधिक जो है बाघ देखते हैं। आगे चलेंगे, रेशम कीट की विशेषता। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर ध्यान देंगे। कान सुनने में मदद करते हैं। मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसके छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। अंडे देने वाले जीव अंडेन कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सर्प, ठीक है, ये सब जो है कान के नहीं नहीं पड़ते हैं। आगे चलेंगे, बच्चा देने वाला जीव क्या होता है, जरायुज कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जो बच्चा देता है उसको जनरली कान दिखाई देता है, और जो अंडा देता है उसको कान जनरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलेंगे, जैसे ये क्या है, गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े, वह चपटे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। बिल्ली के दांत नकुले, मांस, आगे से आप लोग देख लेंगे, ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। सांप के नाचने वाले कालवेरी कहलाते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सांप को नचाने वाले जो है को कालवेरी कहलाता है, जैसे हम लोग सपेरा बोलते हैं ना, उसको कहा जाता है एनसीईआरटी की भाषा में कालवेरी कह लेते हैं, ठीक है। और सांप को कान नहीं होता है लेकिन कंपन के कारण जो है वो सुनता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, बांस से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होता है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करते हैं। तो यह कहाँ की घटना है, तो ये जनरली आपको असम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांस का पुल कहाँ देखने को मिलता है, तो ये असम में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे, ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी, ठीक है। तो ये सब जो है ट्रॉली से जो है पार करता है, और जनरली यह केरल में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं, सीमेंट के पुल से। तो ये जनरली आपके सामान्य जगह पर जो है, जहाँ पे सामान्य समतल जगह है, जैसे हम लोग अभी दिल्ली में है, तो यहाँ से क्या होता है, मतलब कि सामान्य जगह सामान्य पुल को पार करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, केरल के कुछ भाग में जो है बच्चे पानी मतलब नदी वगैरह को पार करने के लिए बल्लम क्या होता है ना, लकड़ी से बनी छोटी नाव को हम लोग बल्लम कहते हैं, उसका प्रयोग किया। तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये क्या है, ऊँट गाड़ी। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत में रहता है, यानी कि रेगिस्तान के लोग जो है ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, वहाँ के बच्चे को स्कूल वगैरह ले जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तानी इलाका में किस गाड़ी का प्रयोग, तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठ, तो बैलगाड़ी कहाँ होगा, कोई सामान्य इलाका में जहाँ पे मतलब कि कम बारिश हो, जो सामान्य हो, यानी कि मतलब समतल जगह पर जो है ये बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, साइकिल। तो साइकिल का ही प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ये भी सामान्य जगह पर, सामान्य रास्ता पर जो है साइकिल का प्रयोग किया जाता है। ये देखेंगे, यह है जुगाड़। तो हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़, यह जो है आपका कहाँ का है, तो ये गुजरात की है। गुजरात में जो है मोटर बाइक की तरह ही दिखने वाला एक इस तरह से बना हुआ आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये जनरली जुगाड़, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जुगाड़ नामक गाड़ी ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, जंगल से जाते बच्चे। तो स्कूल जाने के लिए हम लोग कई बार जंगल से भी जाना पड़ता है, तो ये आपको जनरली उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बर्फ़ पर चलते बच्चे। तो उत्तराखंड में बर्फीली यानी कि लेह लद्दाख सब में जो है बर्फ़ से बच्चे भी बर्फ़ को पार करके स्कूल जाते हैं। तो ये कहाँ है, लद्दाख में जनरली आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये भी उत्तराखंड के वो है, ऊबड़ खाबड़ जैसे पूछे तो ये उत्तराखंड के है, ऊबड़ खाबड़ पतले रास्ते। आगे चलेंगे, पौधे और प्लांट्स के बारे में।
पौधे की विशेषता। पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कर्षण करता है। ठीक है, आप जानते ही हैं पौधे जो है दिन में ऑक्सीजन और जनरली रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। रेगिस्तानी ओक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है, जिनकी जड़ 300 फुट गहरी मतलब तक जाता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में जो है यह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिनकी जड़ उससे तने का 30 गुना लंबी होता है, और यह जड़ जो है पानी इकट्ठा में मदद करता है। आगे चलेंगे। सूखे पत्ते से चित्र। विष्णु क्या है? विष्णु चिंचालकर, विष्णु चिंचालकर जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जो सूखे पत्ते से चित्र बनाकर कुछ दिखाया है, जो एनसीईआरटी में है। तो आपसे नहीं पूछा, यहाँ से पूछ सकता है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से है, और यहाँ पे चावल से मतलब कि नील हल्दी वगैरह से, और उस जो है क्या कहते हैं मतलब जानवर के मतलब चित्र, मछली का चित्र बना होता है। आगे है बरगद वृक्ष। बरगद सबसे पुराना वृक्ष में से एक है। बरगद से सहारा देने वाले मतलब बरगद के पेड़ को सहारा देने वाले कौन सा है? तो उसका जो है जड़ टाइप का होता है। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हुआ है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। इसको आप लोग एक एक करके शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और एक एक को देखेंगे, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कनौज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट, हाँ, खेजरी वृक्ष, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरली गांव में खेजरी वृक्ष के बचाने के लिए एक अभियान चलाया था। ठीक है। तो इसका जो विशेषता है आप लोग देख लेंगे, ये आपका एक विशेषता है, जिसे बाद में कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिला था। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है। ठीक है। मिर्च जो है कहाँ से लाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो दक्षिण, यहाँ पे अफ्रीका है, गलत है, दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। ठीक है। सबका शॉर्ट टेस्टिंग ले लेंगे, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इतना समय नहीं है कि थ्रेसिंग ये पूछता है आपके एग्जाम में, इसको भी देख लेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके और आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है। थैंक यू। ये आप यदि इतना कर लेते हैं तो 110% मैं बोलता हूँ आपका 30 में से 15 यहाँ से तो बनना ही है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो हम एकत्रित करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय नहीं है एक्सप्लेन करने का अभी। एक एक कंटेंट को आप शॉर्ट स्क्रीन लेके एक बार देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। RSP इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेडोलॉजी का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपडेट कर दिए हैं। जो हाथ से लिखा हुआ नोट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 31 जनवरी को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, शैशवा कालावस्था,
युवावस्था या इनमें से सभी। तो दोस्तों बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर किशोरा अवस्था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आप लोग देंगे इसका आंसर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपको मिलता है 2 सेकेंड। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो ये कौन सा होगा? किशोरावस्था आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो कौन सा अवस्था जो है बालकों के लिए सबसे जटिल होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, सेकेंड है युवावस्था, थर्ड है प्रौढ़ावस्था और फोर्थ है इनमें सभी। तो इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में जो है क्या है, किशोरावस्था इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या स्किनर ने दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है ये किस अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है बाल्यावस्था में, इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का जो जनक माना जाए तो वो हल है, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है स्किनर, डिकमेयर, RS और पियाजे। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में होती है? पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में होती है? इसको लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रगामी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष के बीच होता है। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यानी कि इंद्रगामी अवस्था वस्तु अस्थायित्व की में होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 में है पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जुड़ना क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जुड़ना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है समावेशन। समावेशन को ही हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण, या सेकेंड ऑप्शन है समायोजन, थर्ड में है संज्ञानात्मक और फोर्थ में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा समावेशन या आत्मसातीकरण, यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जो जुड़ना क्या कहलाता है? तो आत्मसातीकरण, ये पियाजे के अनुसार है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है, अमूर्त चिंतन। ये इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमूर्त चिंतन, ठीक है, या कल्पना करना या संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता पियाजे के किस अवस्था में होती है? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजे के किस अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन होता है, या पूछ सकता है पियाजे के किस अवस्था में कल्पना करना होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, किशोरावस्था और मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तार्किक चिंतन। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, पलटवादी गुण या गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान पियाजे के किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रगामी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष होता है। तो ये होगा आपका इसका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कोई भी बच्चा जो है तार्किक चिंतन कब सोचेगा, लॉजिकल थिंक बच्चा में कब आएगा? तो ये मूर्त अवस्था में आएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक या परस्पर अंतःक्रिया या सामूहिक सामाजिक कार्य या सहयोगात्मक समाज सिद्धांत किससे संबंधित है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, या पूछ सकता है कि परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, या पूछ सकता है कि सामूहिक सामाजिक कार्य किसने दिया है। तो ये जो ऑप्शन दिया पियाजे, कोहलबर्ग, बायगोट्स्की, इनमें सभी, तो ये बायगोट्स्की है। जैसे सामाजिक वाला वर्ड आएगा तो बायगोट्स्की आपको ऑप्शन में मिला, तो ये बायगोट्स्की ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नकल या रटने से भाषा की क्षमता होती है। नकल या रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन है पाब्लो या स्किनर ने, पियाजे या पाब्लोव ने, चॉम्स्की ने। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पाब्लो या स्किनर ने कहा है कि नकल या रटने से भाषा की क्षमता जो है होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसने कहा है। यानी बच्चों की जो भाषा होता है, बच्चों में भाषा जो डेवलप होता है वह किसका परिणाम है, तो किसके अनुसार से है। तो यह है बायगोट्स्की, पियाजे, चॉम्स्की और ये सभी, तो ये बायगोट्स्की के अनुसार से है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाला कौन है, ऑप्शन दिया हुआ पियाजे, चॉम्स्की, पाव्लोव और स्किनर। तो ये अंतःक्रिया, तो ये इसका आंसर होगा पियाजे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। वाटसन, गाल्टन, बीने और बुंट। तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, गाल्टन ने दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ सृजनशील, प्रतिभावान बालक, पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक। तो मौलिकता के गुण, मौलिकता का गुण कब होगा, तो यदि बालक में आपका कितना, यदि बालक में 140 से अधिक बुद्धि लब्धि हो तो जो है उस बच्चा में मौलिकता का गुण पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या है, अभ्यास के नियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्यास के नियम किसने दिया है। अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम या प्रभाव का नियम किसने दिया है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभ्यास का नियम किसने दिया है, या तत्परता का नियम किसने दिया है, या प्रभाव का नियम किसने दिया है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है गिलफोर्ड, पियाजे, थॉर्नडाइक और हल। तो इसका होगा थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। थॉर्नडाइक, पाव्लोव, स्किनर और पियाजे। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा थॉर्नडाइक, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पाव्लोव, पियाजे, कोहलबर्ग और स्किनर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, पाव्लोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से कौन है, यानी किसने दिया है। क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, स्किनर, पियाजे, पाव्लोव और हल। तो इसका आंसर होगा स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अंतर्दृष्टि, इसको लगा लेंगे VBI, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत या क्या है गोल्स्टवादियों का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है स्किनर, कोहलबर्ग, पियाजे और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कोहलर होगा। ठीक है, कोहलबर्ग और कोहलर अलग है। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया,
तो कोहलर ने दिया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया होगा कौन सा, शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, मौलिकता। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, ऑप्शन दिया हुआ अधिकारियों द्वारा। यानी कि शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यालय में या नहीं पढ़ाते हैं, यह किसके द्वारा मूल्यांकन होगा। ऑप्शन दिया हुआ अधिकारियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा। तो यह आपका कोई भी शिक्षक सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं तो यह अधिकारियों के द्वारा नहीं होगा। ये कोई भी जाके आपके क्लासरूम में आपके बच्चे से पूछते हैं कि आज लायक समास क्या है या संज्ञा कितने टाइप का होता है, तत्पुरुष क्रमधारा ये क्या है, तो ये सब यदि उसका आंसर मिलता है तो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। तो यह जानकारी किससे मिलेगा, तो छात्र से मिलेगा। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो बच्चे के क्या शारीरिक विकास, तो यह कहाँ होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभाघर या घर पे। तो बच्चे को जो शारीरिक क्षमता का जो परख होगा वो खेल के मैदान में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि क्वेश्चन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा गया है। तो जनक पूछे तो इसका आंसर हल हो जाएगा, हल, पियाजे, हल, स्किनर और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा हल। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में जगह दिया है, तो स्किनर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। सेकेंड है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा गया है, तो जनक है हल महोदय। लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत को लागू किसने किया है, तो ये स्किनर किया है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन है शिक्षण विधि में सक्षमता और विषय का ज्ञान। सेकेंड है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। थर्ड है पढ़ाने की उत्सुकता और फोर्थ है धैर्य और लगन। तो शिक्षक का मेन गुण होता है माय डियर कि आप शिक्षक हैं, हम भी एक टीचर हैं, तो शिक्षक का मेन गुण है ये नहीं कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, इसका जो हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, या पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × L+B होगा। यदि वो नहीं सीख पा रहा है तो उसको मतलब अपना धैर्य नहीं खोना है, बच्चे को और अलग अलग विधि का प्रयोग करके हम लोग सिखा सकते हैं। जैसे कई सारा विधि है, खेल विधि, कई सारा विधि है, वो सब प्रयोग करके हम लोग बच्चों को आगे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवेल ने निम्न में से किस खेल पर मुख्य या प्रमुख बल दिया है। तो फॉरवेल एक साइंटिस्ट है, वो किस खेल पर बल दिया है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, सभी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि फॉरवेल ने किस खेल पर, तो गेंद का खेल जो है ये फॉरवेल के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। तो माय डियर यहाँ पे क्या हो रहा है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का बात हो रहा है, तो ये होगा अंतर्मुखी, यानी इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 3 नंबर शैक्षिक अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 30 में क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो यानी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। ऑप्शन दिया है वुडवर्थ, रॉस, वाटसन, पियाजे। तो ये कौन था, रॉस ने किया था। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानकारी दूं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसी विद्यालय में कितना ब्लैक बोर्ड है और विद्यालय साफ सुथरा है या नहीं है,
तो वही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था कोठारी आयोग का सिफारिश पे। सेकेंड है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 2000। तो ये आपका एनसीएफ 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था, ठीक है। और एनसीएफ 2000 में पर्यावरण को सिफारिश किया और एनसीएफ 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। कोठारी आयोग अलग सी चीज़ है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में है बीने सैमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। तो बीने सैमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो बीने सैमन परीक्षण द्वारा जो है विशिष्ट बुद्धि को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्न में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को मार्गदर्शित करता है? नकारात्मक, सकारात्मक। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की शारीरिक विकास? तो यहाँ पे जैसे ही शरीर से संबंधित हो तो आपका क्वेश्चन होगा मात्रात्मक, ठीक है, क्योंकि शरीर को हम लोग बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मात्रात्मक, सेकेंड नंबर। लेकिन क्वेश्चन पूछिए कि निम्न में से कौन सा बच्चे के विकास को दर्शाता है? तो ये होगा गुणात्मक, ठीक है। विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शरीर की बात करें तो शरीर को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं बच्चा बढ़ रहा है। तो वो दोनों क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 35 में कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया है? तो गिजू भाई, ये इंडियन थे। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि बाल केंद्रित शिक्षा का सपोर्ट किसने किया? तो ये किए थे जॉन डीवी ने, ये सपोर्ट किए थे, उसका समर्थन दिए थे। और आगे क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा, तो ये जॉन डीवी ने दिए थे, ये अमेरिकन है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, लैब विद्यालय, स्वयं करके सीखना और ये सभी। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये सभी विधि आते हैं, प्रोजेक्ट विधि भी आते हैं, लैब विद्यालय भी आता है और स्वयं करके सीखना भी आता है। तो ये सभी होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे। देन हम इसका पार्ट 5 जल्दी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लेंगे। यहाँ से आपका जो 75 नंबर का ये क्वेश्चन फंसेगा, मैं 2 और डालूंगा सेट आपका, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जो हाथ से लिखा हुआ नोट है, आपको बहुत ही लाभ होगा आपके सीटेट एग्जाम में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईवीएस संक्षेपण, ईवीएस संक्षेपण डैश डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ईवीएस का यानी यहाँ पे ईवीएस का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे एनवायरमेंट, स्किल, एनवायरमेंट साइंस। तो इसका जो आंसर होगा आपका 4 नंबर, इन्वायरमेंट स्टडीज, यानी कि जो लास्ट में स्टडीज होगा वो उसका आंसर होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एनसीएफ 2005 के तहत पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि एनसीएफ 2005 जो है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन दिया आपका 6 भाग में, 7 भाग में, 8 भाग में और 2 भाग में। उसका राइट आंसर होगा 6 भाग में, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, निम्न में से या निम्न में पर्यावरण की 6 अवस्था कौन सा है? तो अभी ऊपर में पढ़ेगी पर्यावरण को 6 भाग में बांटा गया है, तो वो 6 अवस्था कौन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, जो हम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है खेत, बादल, पानी, सुराही, पान, जंगल। थर्ड है पानी, धान, दाल, आवास, भोजन। और फोर्थ है से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ही आंसर आपका सही होगा, जो है ये 6 जो है परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और जो हम करते हैं, ये इसका 6 भाग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 4 पे क्वेश्चन है पर्यावरण में उपथिम की संख्या कितनी है? तो मुक्थिम की संख्या पर हम देखें कि मुक्थिम की संख्या कितना था? 6। तो यहाँ बोल रहा है कि पर्यावरण के अध्ययन में उपथिम की संख्या कितना है? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4 और 6। तो ऑप्शन इसका होगा 4, यानी 3 नंबर ऑप्शन होगा 4 जो है वो उपथिम है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? बच्चा सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है? बच्चा जो है, कोई भी बालक अपना सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है? तो ऑप्शन दिया है परिवार, विद्यालय, मित्र, इनमें से कोई नहीं।
तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बच्चा जो होता है सामाजिक ज्ञान का पहला पार्ट जो है यानी कि परिवार से सीखते हैं। इनका पहला जो गुरु होता है वो माँ ही होता है, आप लोग जानते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, परिवार बच्चों की शिक्षा का कैसा माध्यम है, यानी परिवार जो है बच्चों की शिक्षा का कैसा माध्यम है। ऑप्शन दिया हुआ है, अनौपचारिक माध्यम है, औपचारिक माध्यम है, या इनमें ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है बच्चों की शिक्षा का कैसा माध्यम है, तो अनौपचारिक माध्यम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक माध्यम क्या होता है, जो समाप्त हो जाए, ठीक है। और अनौपचारिक माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम जो कभी समाप्त न हो, यानी कि जिसको हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, यानी कि जीवन 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 भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक माध्यम। तो परिवार जो है बच्चे को मतलब अनौपचारिक माध्यम का एक स्रोत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा है। ऑप्शन नंबर एक, समान गति से चलने वाला तारा। एक, चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा ऑप्शन है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछल होती है। चौथा ऑप्शन है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा क्या है, ऑप्शन दिया हो, उत्तर स्टार, साउथ स्टार, ईस्ट स्टार और वेस्ट स्टार। तो ध्रुव तारा जो होगा ये आपका फर्स्ट ही आंसर होगा, उत्तर स्टार। ध्रुव तारा क्या है, उत्तर स्टार। माय डियर, ये जो क्वेश्चन है सारा एक एक क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन बाहर से बनाया हुआ नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 से लेकर के 19 तक जितना सारा ईवीएस का क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर राइट होगा 4 नंबर, यानी फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो डीजल भी प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी होता है, लेकिन कोयला जो है प्राप्त नहीं होता है। कोयला जो है प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से, ठीक है। आगे चलेंगे। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, यानी रेटिंग स्केल जो है, तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो रेटिंग स्केल में इसका ऑप्शन 3 होगा, अवलोकन, यानी कि रेटिंग स्केल में किसी बालक का हम लोग अवलोकन करेंगे, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चराव नाच कहाँ का लोग करते हैं। चराव नाच कहाँ का लोग करते हैं, ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो चराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 केजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 केजी है तो अंतरिक्ष में उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहूँ कि द्रव्यमान कभी चेंज ही नहीं करता है, यानी मास जो है किसी वस्तु का चेंज करता ही नहीं है, तो वो अंतरिक्ष में हो या चाहे कहीं पे हो। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 केजी है तो अंतरिक्ष में कितना होगा, तो 50 केजी ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 50 न्यूटन है तो उसका अंतरिक्ष में क्या होगा। यहाँ पे वेट की बात किया जा रहा है, यहाँ पर भार की बात किया जा रहा है। तो भार तो है ये चेंजेबल है, तो भार क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में W बराबर क्या होता है, तो G होता है। W बराबर क्या होता है, G, और G का मान अंतरिक्ष में कितना होता है, G का मान होता है 0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष में किसी चीज का भार कितना होगा 0। तो इसका ऑप्शन राइट होगा कितना, 3 नंबर, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ नोट, अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन
100 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पे मैं सॉल्व किया हूँ साइड में कि पृथ्वी पर क्या होता है, जी का मान 9.8 या 10 लेके चलते हैं और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कितना होगा, इसका आंसर राइट 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर, एक विज्ञान की दृष्टिकोण से, आप एक विज्ञान के शिक्षक है तो आपके दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे में मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर है 17 17 नंबर। नीचे दिए गए जीवों के समूह में, नीचे दी गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तु को देख सकते हैं। तो जैसे यह क्वेश्चन मिले तो आपको ढूंढना है चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध, ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा कि चील, गरुड़ और गिद्ध जो है ये आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में ही है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मानवों के पेट में आमाशय रस, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति डैश 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 होती है और यह भोजन के पाचन में सहायक करता है। ऑप्शन है फर्स्ट क्षारीय, उद्यमी, उदासीन और अम्लीय। तो इसका भी आंसर आपका होगा अम्लीय, यानी कि ये HCl होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर भी इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पे। हमारे देश में मिर्ची जो है कहाँ से लाया गया, हमारे देश में मिर्च जो है वो कहाँ से लाया गया, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, रूस से और उज्बेकिस्तान से। तो हमारे देश में जो मिर्च की बात करें तो हमारे देश में मिर्च जो है अमेरिका से लाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दी गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है होता है, यानी नीचे दिए गए कुछ खाद्य सामग्री है तो इसमें लोह जो है, आयरन जो है, किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो बंद गोभी में पाया जाता है, भिंडी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आयरन जो है बंद गोभी में पाया जाता है लेकिन भिंडी में नहीं पाया जाता है। आगे चलेंगे आंवला, आंवला में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है और गुड़ में भी तो पाया जाता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंवला, पालक और गुड़। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है, यानी कि मच्छर द्वारा जो फैलता है रोग उसका कौन सा समूह है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट इसका आंसर होगा कि मच्छर द्वारा जो फैला हुआ रोग है वो होता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होता है, पशुओं की जो त्वचा होता है उस पर विविध पैटर्न होता है, यह किस कारण से होता है। उसकी त्वचा पर बालों के कारण, उसकी वहाँ की जलवायु के कारण, उनकी शक्ति के, वो जो है उसकी शक्ति का इंगित करता है। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा कि पशुओं की त्वचा का जो विभिन्न पैटर्न होता है ना, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उन क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों की सही वितरण मिलान कीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका है, डायरेक्ट हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मनाली, तो मनाली की घर की विशेषता क्या है, तो भाई मनाली की जो घर की विशेषता है वहाँ पत्थर या लकड़ी से बने ढालू, पत्थर या लकड़ी से बने घर होता है। ठीक है, और उसका जो छत होता है वो ढालूनामा छत होता है। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के घर कैसा होता है, तो राजस्थान के घर मिट्टी के होता है, राजस्थान के घर मिट्टी का होता है और उसकी छतें जो होता है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे असम। तो असम की घर की विशेषता क्या होता है, तो असम के घर बांस के खंभे पर बने होता है जो 7 से 12 फीट के बीच में होता है। ठीक है, लद्दाख की विशेषता बोले तो लद्दाख में भी घर जो है पत्थर के बने होते हैं और उसका जो फर्श होता है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, लद्दाख के जो घर होता है पत्थर के बने होता है और उसका फर्श जो है वो लकड़ी की बनी होती है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ क्या, हाउस, क्या है, हाउस वेट। तो ये जम्मू कश्मीर की कुछ घर की विशेषता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय
राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग जानते हैं NH-44 है, जो किसको जोड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से पंजाब, कोलकाता से बिहार, गुजरात से लद्दाख। तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे चलेंगे, भारत का सबसे प्राचीन सड़क मार्ग कौन सा है? शेरशाह सूरी मार्ग, आगरा मार्ग, NH-47, NH-91। तो आपका फर्स्ट इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी मार्ग, जो है वो सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अवकलन डैश डैश को शामिल नहीं करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हमको आकलन करना है, तो कौन सा तरीका है जो है सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन दिया हुआ है गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो और अवधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा पोर्टफोलियो, जो है वो किसी बच्चे का अवलोकन करने का, मतलब आकलन करने का सही तरीका है। कि पोर्टफोलियो तो क्या है? पूरे साल का विवरण इसमें लिखा आता है कि बच्चा इस टाइम क्या किया, उस टाइम क्या किया, उस टाइम कितना आंसर दिया, हिंदी में कितना लाया, इंग्लिश में कितना लाया, मैथ में कितना लाया, कि कहाँ पे गलती किया। तो ये हम लोग आकलन कहाँ से करेंगे? तो पोर्टफोलियो से इसका आकलन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिया हुआ है टॉपिक के बारे में। जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ स्थौल। तो स्लॉथ क्या है? स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे, स्लॉथ जो होता है एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर है, लेकिन वो भालू है नहीं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है, यानी स्लॉथ जो है उसको तैरना भी आता है। अधिकांश स्लॉथ जो है अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, पर वह भालू नहीं है। स्लॉथ पैरों पर उल्टे लटक कर मस्ती करते हैं और वो लगभग 17 घंटे तक सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष होता है। स्लॉथ अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ पर ही निवास करता है। अब देखिए स्लॉथ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो है भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं, और स्लॉथ जो है पूरे अपने जीवन काल में 7 से 8 ही पेड़ पर जो है वो घूमता है, और उसका जो औसत एज होता है वो लगभग 40 वर्ष होता है। ठीक है, और वो 17 घंटा तक सोता है, और शौच के लिए जो है 7 दिन में एक ही बार नीचे उतरता है। ठीक है, और वो एक अच्छा तैराक भी है। आगे है क्वेश्चन हम लोग को सांप से। तो सांप एक रेंगने वाला क्या है? सर्पिला प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग या किंग कोबरा, करेत, क्या है, अफाई और दुबोई। ठीक है, इस तरह से 4 प्रकार के सांप जो है इंडिया में पाया जाता है। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश करते हैं। यानी कि सांप को जो है 2 नुकीले दांत होता है, जिसके माध्यम से वो किसी को काटते हैं तो जहर जो है उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस PDF को आप लोग खुद से पढ़ के और यहाँ से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे आप पोचमपोली एक क्या है? पोचमपोली एक कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की प्रचलित रेशम साड़ी है। यानी पोचमपोली जो है आंध्र प्रदेश में एक साड़ी का मतलब क्या है? प्रकार है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सबसे अधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर होता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन जो बिहार और झारखंड में होता है। मधुमक्खी पालन जो है अक्टूबर और दिसंबर में शुरू होता है। ठीक है, आप लोग एक छोटा प्रयास था, और प्रयास का ये निचोड़ क्वेश्चन है जो इसमें इसी सेट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपको यह अच्छा लगा मेरा प्रयास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।